Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में मानव भूगोल के अंतर्गत जो इकाई 4 है हमारी मानव अधिवास, उस यूनिट की समरी के लिए हमने प्रश्नोत्तर के रूप में जो है हम शुरू करेंगे, है ना। आपसे प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देना है उनका। तो देखिए, हमारा प्रश्नोत्तर में पहला ही सवाल ये है, अधिवास का मतलब वैसे तो घर ही हुआ ना। तो पहला प्रश्न ये बताइए, घरों का निर्माण किस लिए किया जाता है? क्या उत्तर दोगे? बोलिए भाई। मेरा प्रश्न आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, घरों का निर्माण किस लिए किया जाता है? देखिए, भोजन एवं वस्त्र के बाद आवास मनुष्य की तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है और मनुष्य रहने के लिए घरों का निर्माण करता है। वो घर का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, चोर डाकुओं तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए तथा पालतू पशुओं, कृषि उपकरणों तथा पशुओं का चारा रखने के लिए करता है। ओके, ठीक है। तो अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि कांप के मैदान, कांप जो सॉइल होती है एलवेल, कांप के मैदानों तथा पहाड़ी इलाकों में क्रमशः किन सामग्रियों से घरों का निर्माण किया जाता है? देखिए, कांप के मैदानों तथा पहाड़ी इलाकों में क्रमशः कांप मिट्टी तथा पत्थर के घरों का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है, कांप के जो मैदान है वहाँ पर तो कांप मिट्टी से और पहाड़ी इलाकों में पत्थर से घरों का निर्माण किया जाता है। ओके, अब मेरा आपसे तीसरा प्रश्न ये है, इसका उत्तर आपको देना है कि अधिक वर्षा तथा हिमपात वाले इलाकों को ढलान वाली छतों वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं? दीजिए इसका उत्तर। देखिए, इसका उत्तर ये है कि अधिक वर्षा तथा हिमपात वाले इलाकों से ढलान वाली छतों वाले मकान बनाए जाते हैं ताकि वर्षा का जल अथवा शीतकाल में बर्फ छत पर एकत्रित होकर छत को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। ओके, अब आपसे मेरा अगला चौथा प्रश्न है कि भी शीत तथा शीतोष्ण कटिबंध में मकानों की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? वेरी गुड, बताओ भाई। मकानों की दीवारें मोटी बनाने का कारण, है ना, ठंडे इलाकों में। देखिए, इन इलाकों में भीषण सर्दी पड़ती है और मोटी दीवारें बनाने से बाहर की सर्दी अंदर नहीं आ पाती और अंदर का तापमान उच्च स्तर पर बना रहता है। बिल्कुल, है ना, सटीक का प्रश्न है, आंसर भी सही है भाई। ओके, अब अगला सवाल है आपसे मेरा पांचवा कि अमेजन तथा जायरे बेसिन में गृह निर्माण के लिए किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? ओके, अमेजन बेसिन जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। और जायरे बेसिन कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में। तो वहाँ पर घरों का निर्माण किससे होता है ना? भूमध्य के इलाके हैं एक तरह से ये। देखिए, इन इलाकों में घने वन उगते हैं और लकड़ी, बांस, घास, पत्ते, टहनियाँ आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अतः गृह निर्माण के लिए इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ओके, वेरी गुड, है ना। अगला मेरा प्रश्न आपसे है 6 नंबर कि भी गृह निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी की क्या आवश्यकता है ना? मिट्टी की क्या विशेषता है? अभी घर निर्माण में हम जो गांव में भी आपको पता गोबर के, है ना, मिट्टी से मकान बनाते थे। तो प्रश्न क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, गृह निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी की क्या विशेषता है? देखिए, मिट्टी एक विश्वव्यापी सामग्री है जो विश्व के लगभग हर भाग में पाई जाती है। इसे पानी में गीला करके कोई भी रूप दिया जा सकता है और गृह निर्माण के लिए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी से बने हुए मकान गर्मी में अधिक गर्म तथा सर्दियों में अधिक ठंडे नहीं होते। वेरी गुड, बहुत अच्छी विशेषता है मिट्टी की। देखो, सर्दी और गर्मी है, इसका मतलब दोनों के लिए अनुकूल है। इसलिए हमारे प्राचीन ज़माने में जो फोरफादर्स थे, जिसे हम बडेरा कहते हैं, बूढ़िए कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, है ना, वो सब मकान किससे बनाते थे? मिट्टी से बनाते थे। ओके, अब अगला मेरा आपसे 7वां प्रश्न है, 7th क्वेश्चंस, कि अभी वन जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में अधिक घने होते हैं, भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक घने होते हैं, परंतु गृह निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी का प्रयोग शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों में अधिक होता है। ऐसा है ना। मतलब कहने का मतलब है कि भाई भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो वन अधिक पाए जाते हैं, किंतु जो है हम
जो वनों की जो लकड़ी का जो प्रयोग है घर निर्माण में, वो शीतोष्ण और शीतकटिबंध में अधिक करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय प्रदेश के वनों की लकड़ी सख्त व भारी होती है और एक ही प्रकार के पेड़ एक स्थान पर नहीं पाए जाते। इसके विपरीत शीतोष्ण एवं शीत कटिबंधों की वनों की लकड़ियाँ नर्म व हल्की होती हैं और एक स्थान पर एक ही प्रकार के अनेक पेड़ पाए जाते हैं। ओके, वेरी गुड। अगला मेरा आपसे 8वां प्रश्न है कि ग्राम्य यानी गाँव में घरों में आंगन का मैं क्या महत्व है? ये सीधा सा अपन कहते हैं अपने शहर हो गाँव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई घरों में आंगन का क्या महत्व। देखिए, घरों का आंगन धूप का सेवन, बर्तन की सफाई और महिलाओं द्वारा गपशप के उपयोगी होता है। देखो महिलाओं का भी आ गया ना, गपशप मारने के लिए घर का आंगन काम आता है। चौक जिसे कहते हैं ना, चौगान, आजकल हम शहरों में उसको लॉबी बोलते हैं, है ना। ओके, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि भाई ग्रामीण घरों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? यानी घरों का वर्गीकरण हम किन आधार पर करते हैं? तो देखिएगा, ग्रामीण घरों का वर्गीकरण प्राय 4 आधारों पर किया जाता है। एक तो है आकृति एवं आकार के आधार पर, दूसरा निर्माण सामग्री के आधार पर, तीसरा लोक परंपराओं के आधार पर और चौथा सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक गुणों के आधार पर। तो घरों का निर्माण कितने आधारों पर होता है? 4। कौन से 4 हैं? तो नंबर 1 है आकृति व आकार के आधार पर, नंबर 2 निर्माण सामग्री के आधार पर, नंबर 3 लोक परंपरा के आधार पर और चौथा सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक गुणों के आधार पर। देखिए, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में सपाट छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या? देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग, जिसमें हमारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा शामिल है ना, तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में सपाट छतों वाले मकान क्यों बने? हमारे घरों की सतह कैसी? सपाट है ना। तो देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान आदि राज्य आते हैं और इन इलाकों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः यहाँ पर सपाट सतहों वाले मकान बनाए जाते हैं। तो कैसे मकान बनेंगे यहाँ पर? सपाट सतहों वाले, क्योंकि वर्षा कम होती है। ओके, अब आपका मेरे से अगला प्रश्न है कि भाई जो गाँवों की जो बस्तियाँ हैं, गाँवों की बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप में क्या अंतर है ना। एक तो बस्ती के प्रकार और प्रतिरूप में अंतर बताना आपको। तो देखिए, सुनिए, नहीं, ग्रामीण बस्तियों का प्रकार इनके मकानों की संख्या और उनके बीच में पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित करते हैं, जबकि इनके प्रतिरूप को इनके मकानों तथा मकानों के बीच मार्गों की स्थिति के क्रम एवं व्यवस्था के अनुसार निश्चित किया जाता है। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि रेखीय प्रतिरूप वाले गांवों में मकान कहाँ बनाए जाते हैं? बताओ रेखा पे। तो देखिए, इन गांवों में मकान किसी सड़क किनारे, यानी सड़क, रेल, नहर या नदी अथवा समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं। तो ये ऐसे मकान कैसे हो गए? रेखीय प्रतिरूप, एक रेखा के सारे, तो रेखीय प्रतिरूप हुए। ओके, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों का चौकपट्टी प्रतिरूप कहाँ पर पाया जाता है? देखिए, जब किसी मैदानी भाग में किसी स्थान पर दो परिवहन मार्ग एक दूसरे को लंबवत दिशा में आकर मिलते हैं, तो उस चौराहे पर चौपट्टी प्रतिरूप विकसित होते हैं, है ना। तो दो परिवहन के मार्ग आपस में लंबवत मिलेंगे तो वहाँ पर कैसे प्रतिरूप बनेंगे? चौपट्टी प्रतिरूप बनेंगे। ओके, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों का अरीय प्रतिरूप किस स्थान पर पनपता है? देखिए, जब किसी स्थान पर कई परिवहन मार्ग आकर मिलते हैं या वहाँ से अन्य दिशाओं में जाते हैं, तो ग्रामीण बस्तियों का अरीय प्रतिरूप पनपता है। ओके, वेरी गुड। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों का गोलाकार अथवा अरीय प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? देखिए, ग्रामीण बस्तियों का गोलाकार अथवा अरीय प्रतिरूप किसी झील अथवा तालाब के किनारे पर पाया जाता है। तो ग्रामीण बस्तियों का गोलाकार या है ना वर्तीय प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो किसी झील अथवा तालाब के
किनारे पाए जाते हैं। ओके, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि भी अर्धवर्ताकार प्रतिरूप कहाँ विकसित होता है? कौन सा प्रतिरूप? अर्धवर्ताकार। देखिए, नदियों द्वारा निर्मित, नदी विसर्प अथवा गोकुर झील या गिरिपद पर स्थित झील के किनारे पर बसने वाले गांव अर्धवर्ताकार प्रतिरूप धारण करते हैं। तो अर्धवर्ताकार प्रतिरूप वाले कहाँ कहाँ बनते हैं बताओ? ये तो नदी का विसर्प हो, मोड़ हो, या गोकुर झील हो, या गिरिपद पर स्थित कोई झील के किनारे अर्धवर्ताकार प्रतिरूप बनते हैं। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि तीर प्रतिरूप वाले गांव कहाँ पर बसते हैं? तीर प्रतिरूप वाला ना, देखिए, तीर प्रतिरूप वाले गांव किसी अंतरिक्ष के सिरे पर या किसी नदी के नुकीले मोड़ पर बसते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो, तीर प्रतिरूप वाले गांव किसी अंतरिक्ष के सिरे पर या किसी नदी के नुकीले मोड़ पर बसते हैं। ठीक है।